Example number 1. In the figure shown in the figure, it is shown that velocity of lift is 2 meters per second. देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है. लिफ्ट का वेलोसिटी 2 दिया हुआ है. स्ट्रिंग जो है वो मोटर के ऊपर वाइंड कर रहे हैं. यहाँ पे देखो एक मोटर शेफ्ट दिया हुआ है. ये मोटर शेफ्ट है और ये स्ट्रिंग को वाइंड कर रहा है. और ये स्ट्रिंग को क्या रेट से वाइंड कर रहा है? 2 मीटर्स पर सेकेंड. और ये पूरा का पूरा शेफ्ट खुद नीचे की तरफ मूव कर रहा है. शेफ्ट ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second. लिफ्ट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 meters per second है. शेफ्ट का वेलोसिटी नीचे की तरफ 2 meters per second. विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ शेफ्ट with respect to lift is 2 meters per second downwards. और अपन को पूछा क्या है? Find out the velocity of block B. तो मुझे बताओ ये लोग ब्लॉक बी का कौन सा वेलोसिटी पूछ रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या एलिवेटर के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. कुछ मेंशन नहीं किया तो अपन बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान के चलेंगे. तो अपन कंस्ट्रेंट्स भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट भी लगा सकते हैं. तो मुझे बताओ शेफ्ट का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं? उसको वेलोसिटी ऑफ शेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट लिख सकते हैं. मैं अगर अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लूं और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव तो ये -2 होगा. और लिफ्ट का वेलोसिटी कितना है? +2. तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे शेफ्ट का वेलोसिटी 0 होगा, रेस्ट पे होगा. ओके. अभी सेगमेंट्स को देखते, स्ट्रिंग्स को देखते. ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग तुम्हें दिखाई दे रहा है. ये पुली का वेलोसिटी कितना होगा? पुली का वेलोसिटी लिफ्ट जितना ही होगा, ऊपर की तरफ 2 meters per second. तो ये दोनों एंड्स का भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगा, सेम 2 meters per second. और बी का वेलोसिटी मुझे पता नहीं, तो बी का वेलोसिटी मैं v अपवर्ड्स मान लेता हूं. तो यहाँ पे सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को ऑब्जर्व करो और बताओ कि सेगमेंट 1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा? -v+2. -v+2 ये होगा. एंड सेगमेंट 2 का जो ऊपर वाला एंड है वो ऊपर की तरफ 2 से जा रहा है और जो शेफ्ट से अटैच्ड है. अच्छा, शेफ्ट खुद तो रेस्ट पे है ना, तो उसका वेलोसिटी 0 होगा. मगर शेफ्ट जो है वो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? स्ट्रिंग के लेंथ को कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? द स्ट्रिंग इज वाइंडिंग ऑन द मोटर. द स्ट्रिंग इज वाइंडिंग ऑन द मोटर शेफ्ट विद वेलोसिटी 2 meters per second. अगर वो वाइंड कर रहा है उसके ऊपर तो उसका लेंथ कम हो रहा होगा ना? कम कर रहा है. हाँ, उसको अपन एंड में देखेंगे. तो मुझे बताओ सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2, इस केस में अगर मैं सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 का कंबाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ निकालूंगा, ये कंबाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ फॉर द एंटायर स्ट्रिंग इट शुड बी 0 और -2. क्या होना चाहिए? क्या स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट है या मोटर की वजह से उसका लेंथ 2 meters per second से कम होते जा रहा है? कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं, कम होते आ रहा है. द स्ट्रिंग इज वाइंडिंग ऑन द मोटर का क्या मतलब है? स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ होगा वो 2 meters per second के रेट से कम हो रहा होगा. तो इस केस, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में dl/dt को अपन 0 के इक्वल नहीं करेंगे. द ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच? -2 meters per second. और सेगमेंट 2 को ऑब्जर्व करो. सेगमेंट 2 के लिए 0 + 2 हो जाएगा. सो व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ? 4 - v. और इसको -2 के इक्वल कर देंगे तो इसका आंसर शायद नन ऑफ दिस होगा. v की वैल्यू 6 meters per second आ रही है, राइट? ऑप्शन डी होगा ना इसका आंसर. किसी ने सॉल्व किया इसको खुद से? नहीं सर, ये तो समझ में आया अभी कैसे अप्रोच करना है? यस. ओके. एग्जांपल 2 देखते हैं. A monkey pulls the midpoint of a 10 centimeter long light inextensible string connecting two identical objects. दोनों ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया हुआ है A और B. दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों के मास सेम होंगे. और इसको स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है और मासेस दिया हुआ है 0.3 एंड 0.3 kg.
और स्ट्रिंग का जो मिड पॉइंट है इसको एक मंकी अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरफ पुल कर रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो मासेस है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। द मासेस आर फाउंड टू अप्रोच ईच अदर at a relative acceleration of 5 meters per second square when they are 6 centimeters apart। मुझे बताओ स्ट्रिंग का अगर टोटल लेंथ 10 दिया हो तो ये वाला लेंथ कितना होगा? ये दोनों लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक्स के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, टोटल 6 है, मतलब ये कितना होगा? 3। और जो स्ट्रिंग है अभी वो थोड़ा ऐसे हो गया होगा ना, क्योंकि अगर मंकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग पुल कर रहा है तो तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ रहा है। मंकी ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और वो कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये स्ट्रिंग का क्या ये वाला लेंथ चेंज हो रहा है? ये तो अभी भी 5 होगा। yes और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे द मासेस आर फाउंड टू अप्रोच ईच अदर एट अ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 6, सॉरी एट अ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 5। तो एक्चुअल एक्सेलरेशंस कितने होंगे दोनों के? 2.5 मीटर। 2.5 एंड 2.5 दोनों के सेम ही होंगे बाय सिमेट्रिक, और क्योंकि रिलेटिव 5 दिया हुआ है तो एक्चुअल 2.5 होना चाहिए, राइट? तो ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, अपन को पता है कि थीटा 37 डिग्रीज होगा बिकॉज sin थीटा इज 3/5। और स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं टेंशन T मान लूं तो टेंशन T और F में क्या रिलेशन होगा? इस पॉइंट को अगर तुम देखोगे तो कैन आई से 2T cos थीटा इज बैलेंसिंग F। yes So tension is equals to F upon 2 cos theta। और ये ब्लॉक पे अगर टेंशन T यहाँ पे लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा टेंशन T का? T sin 30 sin T sin theta। और फोर्स इक्वेशन क्या होगा? T sin theta will be equals to mass of the block into acceleration, जो अपन 2.5 बोल रहे। तो वैल्यूज डाल दो इधर सारे। T मतलब F upon 2 cos theta into sin theta equals to mass into acceleration। मास कितना? 0.3 और acceleration 2.5। तो इसको सॉल्व करने पर F की वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 को भी कैंसिल करके यहाँ पे लेके आ जाओ, और LHS से tan थीटा कैंसिल होके RHS में cot थीटा बन जाएगा। और थीटा कितना है? 37। और 37 कितना होगा? 4/3। 4/3। तो कैलकुलेशन करने पर क्या आंसर आ रहा है? 4 into 2.5 is 10। 2 न्यूटन 2। कैलकुलेशन करने पर फाइनली F की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है। सबको समझा ये? yes ओके। Example 3. In the figure shown the block B moves with a velocity of 10 downwards। B का वेलोसिटी तो नीचे की तरफ ही होगा ना? और मुझे बताओ A का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा? along this horizontal लेफ्ट की तरफ मान लो। तो यहाँ पे समेशन ऑफ T डॉट भी 0 कर दो। इसमें टेंशन T मान लो, T और T, B पे 2T होगा। तो B के लिए समेशन ऑफ T डॉट भी क्या होगा? -2T इंटू 10। और A के लिए T भी cos 0। तो A की लाइन में तुम्हें V की वैल्यू मिल जाएगी, V इंटू 4/5 इक्वल्स टू 20। तो V कितना आ रहा है? 25 meters per second, option B, right? Example 4. Two blocks A and B, each of mass m, are placed on the smooth horizontal surface, and two horizontal forces F and 2F are applied on the blocks A and B respectively. The block A does not slide on block B. ये बहुत ही important condition है। Then what is the normal force acting between the two blocks? अच्छा, अगर ब्लॉक A स्लाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम ही होगा लेफ्ट की तरफ। yes तो सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितना होगा? 3F इक्वल्स टू 2m इंटू A। तो कॉमन एक्सेलरेशन 3F बाय 2m आ जाएगा।
और कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद किसी भी एक ब्लॉक का एफवीडी बना दो। कौन से ब्लॉक का एफवीडी बनाना चाहते हो? आंसर दोनों से सेम ही आ जाएगा। ब्लॉक ए का बना देते। ब्लॉक ए पे यहाँ पे एफ लग रहा होगा और ब्लॉक बी का नॉर्मल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा कि एंगल पे लग रहा होगा? इस सरफेस के नॉर्मल लग रहा होगा ना ब्लॉक बी का नॉर्मल फोर्स, इस तरीके से। और इसका एंगल वर्टिकल से 30 होगा। तो इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? n sin 30। और वर्टिकल में नीचे वेट भी लग रहा होगा और ग्राउंड का भी कुछ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मैटर करेंगे। हॉरिजॉन्टली इसका एक्सेलरेशन a होगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? F प्लस n sin 30 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर n की वैल्यू मिल जाएगी 3f/2 माइनस f। ये f/2 आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स f के इक्वल आ रहा है। सॉल्व किया था इसको किसी ने भी खुद से? समझ में आ गया सबको? ओके चलो अगला एग्जांपल देखते। एग्जांपल 5। ये एग्जांपल भी कंस्ट्रेंट्स पे बेस्ड है। यहाँ पे दो बीड्स की बात हो रही है A and B and they move along a semicircular wire as shown in the figure. The beads are connected by an inelastic string. ये वो inelastic string की बात कर रहे हैं which always remains tight. और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे A का वेलोसिटी नीचे की तरफ U दिया हुआ और एंगल BAC दिया हुआ। एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल। एंगल BAC is 45 degrees एंड एंगल BOC। BOC मतलब O क्या है इधर? O is the center of the semicircular arc. अच्छा डायग्राम में O मार्क किया हुआ। एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है? 75। और जो ब्लू में मार्क कर रहा हूं वो वाला एंगल 45। और हमें बीड बी का वेलोसिटी चाहिए। मुझे बताओ कि अगर बीड बी सेमी सर्कुलर आर्क के अलोंग ही मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बनना चाहिए अपन को? टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल मतलब किसके परपेंडिकुलर होगा? ग्रीन लाइन के या ब्लू लाइन के? ब्लू लाइन। हाँ ग्रीन लाइन के सेंटर रेडियस के परपेंडिकुलर ना। तो ये बी का वेलोसिटी होगा। बट कंपोनेंट्स कौन से लाइन के अलोंग इक्वेट करने होंगे? स्ट्रिंग के अलोंग व्हिच इज द ब्लू लाइन, है ना। और देखो अभी एंगल्स की बात करते हैं क्योंकि एंगल्स निकालना इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स लेने के लिए। तो ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है। ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 होगा। नहीं ये एंगल 45 नहीं होगा, एक सेकंड रुको। 30 होगा ना? हाँ ये 75 दिया हुआ। 30 होगा ना सर? 30 होगा ना? वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये वाला एंगल 75 दिया हुआ है ना। हाँ तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 105। तो सारे एंगल्स को अगर तुम सम करोगे तो ये वाला एंगल 30 आ जाएगा और ये एंगल 30 आ गया तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा, राइट। तो VB का कंपोनेंट अलोंग द ब्लू स्ट्रिंग कितना होगा? VB cos 60 और VA का कंपोनेंट अलोंग द ब्लू स्ट्रिंग ये कितना होगा? VA cos 45। ये समझ में आया सबको कंस्ट्रेंट्स? A का वेलोसिटी U दिया हुआ तो B का वेलोसिटी तुम्हें दिख रहा है √2 टाइम्स U आ रहा है। ऑप्शन A मैच हो रहा है। कुछ डाउट है किसी को भी इसमें? ओके एग्जांपल 6 ट्राई करते हैं अभी। Find the acceleration of two masses as shown in the figure. The pulleys are light and frictionless and strings are light and inextensible. तो तुम्हें दिख रहा है ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है।
जो इस मल्टीपल पुलिस के ऊपर से पास हो रहा है, ये पूरा एक ही सिंगल स्ट्रिंग है, तो इन सब में टेंशन सेम मान लो T, और कैपिटल M का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अज्यूम कर सकते हैं A1 और स्मॉल m का नीचे की तरफ A2 मान लो। तो A1 A2 में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे बताओ? कैपिटल M पे ओवरऑल कितना is T लग रहा है? equal to T2. वापस बोलो, 5T1 is equal to 8. 6 या 5? 5 ना 5 होगा ना A1 में। A1 में देखो T 2T एंड 2T ओवरऑल 5T लग रहा है, तो 5T A1 इक्वल्स टू T A2। तो एक्चुअल में A2 जो है वो 5 A1 के इक्वल होगा, राइट? A2 इज 5 A1 और दोनों का फोर्स इक्वेशन लिख देते। कैपिटल M के लिए फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? ऊपर 5T और नीचे कैपिटल MG इक्वल्स टू M A1, और स्मॉल m के लिए स्मॉल mg नीचे ऊपर T इक्वल्स टू M A2, और A2 के बदले 5 A1 लिख दो और इस इक्वेशन को वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दो T को एलिमिनेट करने के लिए। तो 5mg माइनस 5T इक्वल्स टू 25 M A1, ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो T गायब हो जाएगा एंड 5mg माइनस कैपिटल mg इक्वल्स टू 26, नहीं कैपिटल M और स्मॉल m है ना दोनों, इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस 25 स्मॉल m टाइम्स A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 5m माइनस कैपिटल M इंटू G अपॉन कैपिटल M प्लस 25 स्मॉल m, ये A1 होगा। अपन ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो सही कब होगा? इफ 5m इज मोर देन कैपिटल M, तो A1 पॉजिटिव आ जाएगा और अपन ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो सही होगा। और वैसे ही A2 कितना होगा? A2 5 A1 होगा, तो अपन A2 भी निकाल सकते हैं। एनी डाउट इन एनी स्टेप? समझ में आया सबको ये? ओके चलो अगला एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल 7, block B has a mass m and is released from rest when it is on the top of the wedge A, और wedge का mass 3m दिया हुआ है। Determine the tension in the chord C while B is sliding down A। chord CD में टेंशन निकालना। तो बताओ यहाँ पे किसका FVD बनाना चाहिए मुझे? वेज का, ब्लॉक का? किसका FVD बनाएंगे बताओ? वेज का बनाएंगे तभी अपन को टेंशन मिलेगा ना। अच्छा बी पे अगर तुम देखोगे, बी पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? यहाँ पे वेज मूवेबल है कि फिक्स्ड है? वेज फिक्स्ड होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो वेज राइट की तरफ मूव कर जाता, मगर स्ट्रिंग इसको पकड़ के रखा हुआ है तो वेज फिक्स्ड होगा। और अगर वेज फिक्स्ड है तो बी खाली डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा होगा। तो कहना है नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। और अभी अगर मैं वेज का FVD बनाऊंगा, मुझे बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? इसका खुद का मास 3mg नीचे लग रहा होगा, mg cos theta perpendicular to incline, नॉर्मल फोर्स विच इज mg cos थीटा, और यहाँ पे टेंशन फोर्स, करेक्ट। और ग्राउंड का एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देगा, ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स। तो अपन कौन से कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड है टेंशन निकालने के लिए? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में तो खाली ये नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा, और हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट n sin थीटा हो जाएगा। n मतलब mg cos थीटा इनटू sin थीटा, ये टेंशन बैलेंस कर देगा, राइट? तो अपन को टेंशन का आंसर आ गया इससे। ओके, एग्जांपल 8, if block A of the pulley system is moving downwards with a speed of 1 meters per second, block C is moving upwards with 0.5 meters per second,
तो ब्लॉक बी का स्पीड पता लगाना, और ब्लॉक बी का स्पीड मुझे पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में होगा, तो मैं रैंडमली अज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लॉक बी वी से नीचे जा रहा होगा और समेशन टी डॉट बी को 0 के इक्वल कर दो। बी का आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो अज्यूम डायरेक्शन सही होगा, नेगेटिव आया तो ऑपोजिट। इन सब में टेंशन टी, तो जो स्ट्रिंग ब्लॉक सी से कनेक्टेड है उसमें कितना होगा टेंशन? 2T। और जो बी से कनेक्टेड है उसमें भी 2T। तो ब्लॉक ए के लिए टी डॉट बी क्या होगा? माइनस टी इंटू 1। यस ब्लॉक सर बी के लिए माइनस 2T इंटू वी, वी और ब्लॉक सी के लिए प्लस प्लस 2 2T इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0। तो -1 माइनस 2V प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से V 0 आ is रहा equal to 0। है, मतलब एक्चुअल में ब्लॉक भी मूव ही नहीं करेगा, V 0 आ जाएगा। हाँ सर। फिर एग्जांपल 9th देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, व्हाट फोर्स F must be applied by M1 to keep M3 from rising or falling? अच्छा, अगर M3 राइज या फॉल नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? वेज के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा होगा, राइट? हाँ। तो मुझे बताओ, वेज का एक्सेलरेशन अगर मैं कुछ मान लूं राइट की तरफ ए, तो M2 और M3 का मुझे FBD कौन से फ्रेम में बनाना चाहिए? ग्राउंड फ्रेम या वेज फ्रेम? वेज फ्रेम। वेज फ्रेम, क्योंकि वेज फ्रेम में मैं बोल सकता हूँ कि M1 M2 और M3 दोनों मूव नहीं कर रहे होंगे। सर पर बोला तो M1 और M3 का है। क्या बोल रहे हो? बोला तो है कि M1 और M3 को फॉल या राइज नहीं कराना है। M3 को नहीं करवाना ना। व्हाट फोर्स, पूरा सवाल पढ़ो अच्छे से। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू M2, सॉरी व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू M1। M1 पे कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए ताकि M3 राइज या फॉल ना करे? और अगर M3 राइज या फॉल नहीं कर रहा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेज फ्रेम में M2 और M3 दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ सर, मतलब रेस्ट पे ही हो गया। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि M3 भी अपन चाहते हैं कि ऊपर नीचे ना मूव करे वेज के फ्रेम में, तो M2 भी मूव नहीं करना चाहिए ना। यस सर। और ये कैसा फ्रेम है? नीफॉर फ्रेम। तो इस फ्रेम में अगर मैं M3 पे फोर्सेस बनाऊं, इस पे M3G नीचे लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स M3A लेफ्ट में लग रहा होगा, और ये कांटेक्ट यहाँ पे बन जाएगा स्यूडो फोर्स की वजह से। तो ये वाला M3A तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, और वैसे ही M2 पे M2A इस तरफ लग रहा होगा, नीचे M2G और ऊपर टेंशन। तो इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करना चाहिए? अगर ये मूव नहीं कर रहा तो M3G को कौन बैलेंस करेगा? M2A। M3G इन दोनों को अपनी तरफ नीचे खींच रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये स्यूडो फोर्स का रोल होगा ना। सर हाँ बताओ। सर M2 पे ऊपर टेंशन ही लग रहा है। M2 पे सॉरी ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, टेंशन नहीं। M2 पे ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, राइट? हाँ सर। और टेंशन को तो मैंने इंटरनल मान लिया, क्योंकि मैं दोनों को एक सिंगल सिस्टम ले रहा हूँ। तो अलोंग दी मोशन अगर ये लोग मूव नहीं कर रहे तो M3G और M2A बैलेंस होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ये एक्सेलरेशन है। ये किसका एक्सेलरेशन निकाला अपन ने? ब्लॉक का, बड़े वाले वेज का। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर M2 M3 वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे तो उनका एक्सेलरेशन वेज जितना ही होगा? कैन आई से दैट M1 M2 M3 all three are moving together with the same acceleration? यस सर। सेम एक्सेलरेशन से राइट में मूव कर रहे होंगे। तो अभी अगर मैं तीनों को सिस्टम ले लूं, M1 M2 M3 तीनों को सिस्टम ले लूं, तो टेंशन वगैरह नॉर्मल वगैरह सब इंटरनल बन जाएगा, और तीनों को सिस्टम मानने पर नेट फोर्स F कैन बी रिटन एज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ये आंसर आ जाएगा फाइनली। यस सर। सबको समझ में आया ये सवाल? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 10th। डिटरमाइन द नॉर्मल फोर्स
that the 10 kg crate A exerts on the smooth cart B if the cart is given an acceleration of 2 meters per second square down the plane. Also find the acceleration of the crate. Crate मतलब ये ब्लॉक ए को अपन क्रेट मान रहे और ब्लॉक बी को अपन कार्ट मान रहे और कार्ट बी को अपन ने डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन ए दे दिया 2 meters per second square और हमें फाइंड करना है कि क्रेट का एक्सेलरेशन कितना होगा और क्रेट का एक्सेलरेशन फाइंड करके अपन नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। तो तुम्हें दिख रहा है इधर ये कॉमन सरफेस कांटेक्ट में होगा एंड अलोंग द नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस अपन कौन सा कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे? नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स, करेक्ट। और मुझे ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करके बताओ कि ब्लॉक ए के एफवीडी में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे। ग्राउंड फ्रेम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करने पर इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे? नॉर्मल फोर्स बी का नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर नीचे? ऊपर लग रहा होगा। और ब्लॉक ए का वेट नीचे लग रहा होगा? हाँ सर। ब्लॉक ए का वेट mAg नीचे लग रहा होगा। क्या ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स लग रहा है? नहीं सर। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन भी नहीं, तो हॉरिजॉन्टली तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो मुझे बताओ अगर मैं ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अज्यूम करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ पे अज्यूम करना चाहिए? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे? क्या लगता है ब्लॉक ए किस तरफ मूव करेगा? अगर ब्लॉक बी डाउन द इंक्लाइन ट्रेवल कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए और मैं चाहता हूं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कांटेक्ट लूज ना हो, तो डाउन द इंक्लाइन या डाउनवर्ड्स? क्या ब्लॉक ए का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है एक्सेलरेशन का? ब्लॉक ए पे तो खाली वर्टिकल में फोर्सेस लग रहे हैं ना, नॉर्मल ऊपर, वेट नीचे। तो क्या इंक्लाइन एक्सेलरेशन मानना सही होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड्स मानना सही होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा एक्सेलरेशन। ब्लॉक ए के एफवीडी से तुम ये वेरीफाई कर पा रहे हो? ब्लॉक ए विल एक्सेलरेट ओनली इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा तो कांटेक्ट लूज होगा ना। कांटेक्ट अगर मैं चाहता हूं कि कांटेक्ट अगर लूज ना हो तो ये जो कॉमन नॉर्मल है इसके अलोंग अपन दोनों के कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे। बी का एक्सेलरेशन किस तरफ है? ए डाउन द इंक्लाइन, ये ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा, राइट? और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अपन कितना मान रहे, किस तरफ मान रहे? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो कांटेक्ट को लूज ना होने के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? नॉर्मल कंस्ट्रेंट क्या होगा? अलोंग द कॉमन नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द एक्सेलरेशन विल बी सेम। ए साइन ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट तो ए ही होगा और बी का कंपोनेंट कितना होगा इसके अलावा? वेरी गुड, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इट विल बी ए साइन थीटा। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अपन को मिल गया 2 into sin of 30 which is 1 meters per second square। मतलब ब्लॉक ए 1 meters per second square से नीचे कर रहा होगा। और अभी अगर मैं इसका फोर्स इक्वेशन लिखूं, मैं नॉर्मल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। फोर्स इक्वेशन क्या होगा? वेट माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ? ब्लॉक ए का मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। तो 100 माइनस 10 नॉर्मल 90 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको? ये देखो, इसी सवाल को अगर तुम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, तुम लोग इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक ए का एफबीडी तुम लोग ब्लॉक बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना सकते हो। ये कैसा फ्रेम होगा? आई फॉर नी फॉर। और जो ऑब्जर्वर ब्लॉक बी पे खड़ा होगा, ये वाला ऑब्जर्वर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन किस तरफ मानेगा? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट? ये वाले ऑब्जर्वर को तो ब्लॉक के ऊपर नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा ना, इसको तो खाली ब्लॉक के खाली लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा।
तो वो लेफ्ट की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए रिलेटिव मान लेगा और क्या क्या फोर्सेस लगाएगा, इसका वेट, नॉर्मल फोर्स, और ये नेफॉर फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, तो ये सीडो फोर्स कहाँ पे लगाएगा, मास ऑफ ब्लॉक ए हाँ मास ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन। और ये इन सारे फोर्सेस को कौन से डायरेक्शन में बैलेंस करेगा, अगर इस वाले फ्रेम को ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन खाली हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है, वर्टिकली तो इसको कोई भी एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा ना इसका, क्योंकि वर्टिकली कांटेक्ट मेंटेन्ड है, तो वर्टिकली रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0, तो कहने से वर्टिकली फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। तो वर्टिकली नॉर्मल इनटू ma cos 60 इक्वल्स टू mg, तो इससे भी नॉर्मल फोर्स की सेम वैल्यू आ जाएगी। निफॉर से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 11। In the shown arrangement, both the pulleys and the strings are massless, and all the surfaces are frictionless. Find the acceleration of the wedge. अच्छा, वैल्यूज दी हुई नहीं है तो अपन को अज्यूम करना पड़ेगा डायरेक्शन। देखो इधर अगर मैं वेज का एफवीडी बनाऊं, अगर मैं मानूं कि M3 नीचे जा रहा है, M2 का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, अगर M3 A से नीचे जा रहा है, मैं सारे डिफरेंट एक्सेलरेशंस मान लेता हूँ। M3 का नीचे की तरफ E3, वेज का अगर मैं राइट की तरफ A1 मान रहा हूं, तो M2 का भी राइट की तरफ तो A1 ही होगा बिकॉज ऑफ इस नॉर्मल, बिकॉज ऑफ इस कॉन्टेक्ट। मैं बोल सकता हूँ कि M2 का भी राइट की तरफ तो A1 ही होगा, और M2 का ऊपर की तरफ मैं A2 मान सकता हूँ। ये अजम्पशन समझ में आ रही है सबको? ये A1 को एक बार मैं मिटा देता हूँ। मुझे पता है कि A1 जो है वो M1 M2 दोनों का होगा राइट की तरफ। तो अभी यहाँ पे A1 A2 और A3 में रिलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तीनों वेजेस का फोर्स इक्वेशन लिख देते। अगर तीनों मासेस का, अगर मैं वेज 1 की बात करूं, M1 की, पुली को भी वेज का ही पार्ट मान लो, इस वेज पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बताओ? टी राइट में लग रहा होगा, और M2 का नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा लेफ्ट में। देखो एक टी नीचे लग रहा होगा, इसका M1G नीचे लग रहा होगा, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ग्राउंड के नॉर्मल को मैं NG मान लेता हूं, और M2 का भी नॉर्मल कहां लग रहा होगा? M1 पे। इसको N मान लेता हूं, और M1 का मैंने एक्सेलरेशन कितना माना है, किस तरफ? A1 राइट में। तो हॉरिजॉन्टली कौन कौन से दो फोर्स लग रहे जो मेरे काम के? T और N, और उसके वजह से इसका एक्सेलरेशन A1 हो रहा है। तो मुझे बताओ M1 का फोर्स इक्वेशन क्या लिखना चाहिए मुझे? T माइनस N इक्वल्स टू M1 A1। ये पहला इक्वेशन आ गया। और M2 का अगर मैं FVD बनाऊंगा, M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे M2G लग रहा है और T लग रहा है, और राइट की तरफ N लग रहा होगा, और M2 का एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? राइट की तरफ A1 होगा, और ऊपर की तरफ कितना माना है मैंने इसका? A2। तो ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, दिस इज द FVD ऑफ M2, और इसका फोर्स इक्वेशन भी मैं इसी बॉक्स में लिख रहा हूं। एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? N इक्वल्स टू M2, ये सेकेंड इक्वेशन। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A2, ये थर्ड इक्वेशन। एंड फाइनली M3 पे नीचे क्या लग रहा है?
m3g और t, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ e3 मान लियो। ये चौथा इक्वेशन। देखो अननोन्स कितने हैं इधर, a1 a2 a3, नॉर्मल और टेंशन, 4 अननोन्स है, सॉरी 5 अननोन्स है, मगर इक्वेशन कितने आए? इक्वेशन 4 ही है। एक और इक्वेशन कौन सा बाकी है लिखना? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समेशन t डॉट b इक्वल्स टू 0, या फिर इस केस में समेशन t डॉट a को भी 0 कर सकते हैं क्योंकि कोई एंगल्स चेंज नहीं हो रहे। तो ये अप्लाई करने पर मुझे बताओ वेज के लिए t डॉट a क्या होगा? वेज पे टेंशन t राइट में लग रहा है और नीचे भी लग रहा है, मगर एक्सेलरेशन खाली राइट में होगा, तो खाली ये वाला t मैटर करेगा, तो प्लस ta1 वेज के लिए। m2 के लिए क्या होगा? m2 के लिए t ऊपर और a2 भी ऊपर, तो प्लस ta2, और m3 के लिए t ऊपर a3 नीचे, माइनस ta3। तो यहां से तुम्हें दिख रहा है a1 प्लस a2 a3 के इक्वल आ जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन? ये फिफ्थ इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और 2, तो तुम्हें दिख रहा है n गायब हो जाएगा, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? t इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a1, ये आ जाएगा। मेरा टारगेट क्या निकालना है? a1 a2 a3, a2 और a3 सेम आ रहा है क्या? a2 और a3 क्यों सेम होगा? नहीं, a2 और a3 सेम नहीं होगा ना, इस केस में वेज भी मूव कर रहा है, ये वाला पुली फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है, तो a2 और a3 को सेम मानने की गलती मत करना। a1 a2 a3 में ये रिलेशन होगा। एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज you can use this yellow equation as a reference। नॉर्मल को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ये वाला इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन से अपन को a1 मिल जाएगा, ये इक्वेशन से a2 मिल जाएगा, और ये वाले इक्वेशन से a3। तो पहला टारगेट रखो a1 t निकालने का। a1 को अपन क्या लिख सकते हैं? t अपॉन m1 प्लस m2। a2 को क्या लिख सकते? t माइनस m2g अपॉन m2, और a3 को m3g माइनस t अपॉन m3। और इन तीनों को अगर मैं ये वाले इक्वेशन में डाल दूं, उसको सॉल्व करने पर तुम्हें t मिल जाएगा। a1 मतलब t अपॉन m1 प्लस m2, a2 मतलब t माइनस m2g अपॉन m2, और a3 मतलब m3g माइनस t अपॉन m3। ऑब्वियसली आंसर काफी कॉम्प्लेक्स आएगा, बट अगर तुम्हें सॉल्व करना ही है तो इस तरीके से कर सकते हो ना, ऐसा अप्रोच कर सकते हो। यहाँ से t निकाल लो इन टर्म्स ऑफ m1 m2 m3 and g, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगा, और एक बार तुम्हें t मिल गया तो उसके बाद a1 a2 और a3 भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, एग्जाम्पल 12th देखो, ये भी वैसा ही टाइप का लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m, 2m and 3m as shown in the figure. The wedge is fixed. अच्छा, तो वेज को फिक्स करके अपना काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशंस के डायरेक्शंस क्या अज्यूम करनी चाहिए? m का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन मान सकते हैं a1, 3m का राइट की तरफ मान लो, इसका a1 मान लो, एक्चुअली इसका 3m और 2m दोनों का a1 होगा राइट की तरफ, और 2m का ऊपर की तरफ मान लेते। नहीं, 2m का एक्चुअली नीचे की तरफ होना चाहिए। एक सेकेंड सर, m का अपली इंक्लाइन होना चाहिए। हाँ, वही लग रहा है, m का अप द इंक्लाइन होना चाहिए। तो 2m का नीचे की तरफ a2 मान लेता हूं, और m का अप द इंक्लाइन a3 मान लेता हूं। ओके, तो वापस सेम तरीका अपन फॉलो कर सकते हो ना।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए मैं 3m और 2m को एक सिस्टम मान रहा हूँ, तो इस सिस्टम पे खाली T फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली, नॉर्मल इंटरनल बन गया इनका, और हॉरिजॉन्टली दोनों का एक्सेलरेशन मैंने राइट की तरफ A1 माना हुआ, तो डायरेक्टली अपन T को 5m A1 लिख सकते, पहला इक्वेशन। अभी अगर मैं 2m का खाली वर्टिकल इक्वेशन देखता हूँ, 2m पे वर्टिकली ऊपर T लग रहा है और नीचे 2mg लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2, तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा 2mg माइनस T इक्वल्स टू 2m A2, ये सेकेंड इक्वेशन। और m के लिए यहाँ पे T एक्सेलरेशन A3 और इस तरफ mg sin 30, mg sin 30, तो क्या बनेगा फोर्स इक्वेशन T माइनस mg sin 30 इक्वल्स टू m A3, ये थर्ड इक्वेशन। और एक और इक्वेशन क्या लिखना होगा बताओ, Summation of T. कंस्ट्रेंट समेशन ऑफ करेक्ट। और कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बनेगा इधर, वेज के लिए खाली T इधर लग रहा है और वेज का एक्सेलरेशन A1 माने, तो प्लस T A1, 2m के लिए T ऊपर A2 नीचे, तो माइनस T A2, और m के लिए T और A3 सेम डायरेक्शन, तो प्लस T A3, ये जीरो होगा, तो A1 प्लस A3 इक्वल्स टू A2, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने ये शॉर्टकट तरीका यूज करके नॉर्मल को गायब भी कर दी, तो 4 इक्वेशंस और 4 अननोन्स आ गए, एंड सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, A1 A2 A3 इन सबको टेंशन के टर्म्स में लिख दो और इन सब की वैल्यूज ये वाले इक्वेशन में डाल दो, ऐसा करने पर तुम्हें T मिल जाएगा और T को फिर वापस इन इक्वेशंस में रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हें A1 A2 A3 मिल जाएगा। ओके, आखिरी 3 सवाल फटाफट डिस्कस कर लेते। सर पिछले एग्जांपल में से ले सकते थे सिस्टम? पिछले एग्जाम्पल में भी कर सकते थे, देखो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। पिछले एग्जाम्पल में भी अगर तुम, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, पिछले एग्जाम्पल में भी अगर तुम M1 M2 को एक सिस्टम मानते, तो इन पे खाली T लग रहा था, तो मैं डायरेक्टली T को M1 प्लस M2 टाइम्स A1 लिख सकता था, और 1 और 2 को ऐड करने पर ये इक्वेशन आ रहा था, है ना। तो तुम 2 इक्वेशन के बदले एक ही इक्वेशन से डील कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका अप्लाई करने पर, समझो। लेकिन ये अपन खाली हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर सेम होगा, तभी तुम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हो। अंडरस्टूड। ये सवाल देखो, तुम्हें टॉर्क का ये फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो रॉड है वो रोटेट ना करे, तो वो रोटेट कब नहीं करेगा, जब इस पे जो दोनों साइड इक्वल रहेंगे, तो इस पे अगर T1 लग रहा है इधर, और ये वाला रॉड अगर इस पे T2 लग रहा है, तो रोटेट नहीं करने के लिए कहने से T1 L1 शुड बी इक्वल टू T2 L2, फोर्स इनटू लेवर आर्म का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। और T1 किसके इक्वल होगा, T1 तो M1G के इक्वल होगा। और मुझे बताओ ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T कितना होगा, 2m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3, तो T2 कितना हो जाएगा, अगर इनमें मैं टेंशन T और T मान रहा हूं, तो ये T2 कितना होगा 2T, so T2 will be 4m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3, और ये दोनों T1 T2 को ये वाले इक्वेशन में डाल दो, ऐसा करने पर अपन को M1 M2 का रेशियो मिल जाएगा, M1G L1 इक्वल्स टू T2 4m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 इंटू L2। अच्छा, M2 3m3 के इक्वल दिया हुआ है, M2 को 3m3 डाल दो, और L2 को 3L1 डाल दो, तो L1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इधर G भी आएगा, G भी कैंसिल हो जाएगा,
तो m1 की वैल्यू LHS में क्या क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 4 इंटू 3 इंटू 3 क्या बचेगा? 36 m3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3m3 प्लस m3 4m3, तो एक m3 कैंसिल हो जाएगा। कुछ मिस्टेक की है क्या कैलकुलेशन में? नहीं सर, आप हमको वो आपने M2 को 3M3 मान लिया, हमको M1 अपन M2 का रेशियो चाहिए। अच्छा ठीक है, m1 अपन m2 का पूछा, तो m1 जो है वो 9m3 आ रहा है, और m3 जो है वो m2/3 होगा ना? हाँ सर। तो m1 अपन m2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है आंसर। ऑप्शन बी मैच हो रहा है ना? यस सर। ओके। एग्जाम्पल 4। अच्छा, ये तो आसान सवाल है। सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, आदमी जो है वो दोनों रोप्स को, उसके हाथ में ये 2 रस्सी है, वो दोनों रोप्स को अपने वेट के आधे फोर्स से पुल कर रहा है। तो आदमी का अगर वेट mg है तो वो इसको mg/2 से पुल कर रहा होगा। तो कहने से इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन mg/2 होगा, इसमें यस सर। और ब्लू वाले दोनों में टेंशन mg/2 होगा। तो अगर दोनों में टेंशन mg/2 है, हमें पूछा क्या, व्हाट इज द अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं, पूरे सिस्टम पे इफेक्टिवली ऊपर कितना टेंशन लग रहा है? 2mg। करेक्ट, 4 टाइम्स mg/2, तो मतलब 2mg लग रहा होगा। और पूरे सिस्टम का वेट नीचे कितना, प्लैंक का कुछ वेट दिया है क्या? अच्छा, प्लेटफॉर्म का भी वेट m दिया हुआ। A man of mass m stands on a platform of equal mass m, तो नीचे इफेक्टिव वेट कितना लग रहा होगा? 2mg। और सिस्टम का अगर मैं एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a मान लूं, तो फोर्स इक्वेशन क्या बन रहा है? सर 0 आ रहा है। हाँ 0। हाँ सर, मेरा भी 0 आया। करेक्ट, तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है ना? मूव ही नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा, राइट। और नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा अगर तुम आदमी का एफबीडी बनाते हो? अगर मान लो नॉर्मल फोर्स पूछा होता तो आदमी के एफबीडी से mg/2 ऊपर लग रहा होता और नीचे mg, तो नॉर्मल फोर्स भी 0 हो जाता, कांटेक्ट जस्ट लूज हो गया होगा। ओके, एग्जांपल 15, लास्ट एग्जांपल देखो। 2 particles start together from point O and slide down along straight smooth wires. पॉइंट से स्टार्ट कर रहे और 2 वायर्स का इंक्लिनेशन 30 और 60 दिया हुआ है, एंड ऑन द सी साइड ऑफ वर्टिकल O, तो O से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं, एक वायर का जो इंक्लिनेशन है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और एक और वायर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ, और 2 पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 अलोंग द इंक्लाइन स्लाइड कर, तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन? पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन मैं g sin 30 मान सकता हूं, एंड पार्टिकल 2 का g sin 60, और दोनों का अपन को रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, a1 माइनस a2। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ 30। ये वाला एंगल 30 होगा, तो वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 का जो मैग्नीट्यूड है, इसको मैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos 30 लिख सकता हूँ। a1 मतलब कितना? g/2, और a2 मतलब √3 g/2, तो ये वैल्यूज डाल दो। a1 स्क्वायर मतलब, अच्छा इन सब में से g तो कॉमन ही ले लो बाहर, और एक्चुअली g/2 कॉमन ले लो, तो a1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू a2 इंटू cos 30, cos 30 मतलब √3/2, तो 2 √3 इंटू √3/2 कितना होगा? ये 3 हो जाएगा,
एंड 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, तो ये g/2 ही आ रहा है ना, ऑप्शन ए मैच हो रहा है।